नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मतदाता जागरूकता का संदेश देने के लिए कल लगेगा रक्तदान कैंप। स्वीप गतिविधियों के संबंध में एडीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक। सूरतगढ़ रेलवे फाटक पर आईओबी निर्माण के लिए निविदा जारी। करीब 1 माह में अंडरब्रिज का निर्माण कार्य प्रारंभ होने की उम्मीद। रक्तदान के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं हुई सम्मानित। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यशाला आयोजित। आवाज बुलंद करने वालों को मिले विधानसभा में बोलने का मौका। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का तहसील कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। अब खबरें विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के क्रम में स्वीप गतिविधियों के संबंध में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ स्वीप गतिविधियों के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए चर्चा की गई। उनसे चर्चा की गई कि आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाता प्रतिशत को बढ़ाने के लिए क्या क्या गतिविधियां की जाएं। इसमें ग्राउंड लेवल की मशीनरी जैसे एएनएम, आशा सहयोगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी आदि का सहयोग लिया जा सके। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप गतिविधियों के तहत रक्तदान कैंप, फादर्स डे और योग दिवस के बारे में जानकारी दी गई। रक्तदान शिविर का आयोजन 14 जून को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की देखरेख में लगाया जाएगा। जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। साथ ही मतदान की शपथ भी दिलाई जाएगी। इसके बाद 18 जून को फादर्स डे के मौके पर जिला, ब्लॉक, बूथ स्तर पर सभी राजकीय विभागों, ग्राम पंचायतों, कार्यस्थल पर मतदान करने व 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं को पंजीकरण करवाने संबंधी शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद 21 जून को विश्व योग दिवस पर जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में समन्वय कर मतदान की शपथ दिलाई जाएगी और मतदाता जागरूकता संदेश का पठन किया जाएगा। जिला निर्वाचन कार्यालय के सूचना सहायक तरसेम कुमार ने बताया कि मतदाता जागरूकता संबंधी और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अलग अलग गतिविधियों का आयोजन करवाया गया है। इस संबंध में विस्तृत कैलेंडर भी तैयार किया गया है, जो अनुमोदन के लिए सभी विभागों को दिया जाएगा। सोशल, प्रिंट और डिजिटल मीडिया का भी सहयोग लिया जाएगा ताकि आम जनता तक मतदाता जागरूकता संबंधी संदेश भिजवाया जा सके और आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जा सके। उन्होंने बताया कि ऐसे बूथ जहां पर गत विधानसभा या अन्य चुनाव में मतदान का प्रतिशत कम रहा है, उन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बैठक में पंचायत समिति के अतिरिक्त विकास अधिकारी राजेश वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज स्वीप गतिविधि से संबंधित श्रीमान एडीएम मैडम महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें विभाग से प्राप्त सूची अनुसार जिन जिन भी विभागों से कन्वर्जेंस किया जाना था उन सब विभागों को आज बुलाया गया था, ताकि स्वीप गतिविधियों का सफलतापूर्वक कन्वर्जेंस करते हुए आयोजन करवाया जा सके। इसमें समस्त विभाग आए थे और उनसे जो गतिविधियां हैं उन पर चर्चा की गई है कि आगामी आने वाले जो आम विधानसभा आम चुनाव है उनको सफल बनाने के लिए और मतदाता प्रतिशत को बढ़ाने के लिए क्या क्या गतिविधियां की जाएं और उनका जो अपेक्षित सहयोग है वो भी उनकी ग्राउंड लेवल फंक्शनरीज जैसे एएनएम, आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अपने पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, इन सब का सहयोग लिया जा सके, इस पर चर्चा की गई है। मतदाता जागरूकता संबंधी और मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए हमने अलग अलग स्वीप गतिविधियों का आयोजन करवाया है। इस अनुसार एक विस्तृत कैलेंडर भी तैयार किया गया है, जो अनुमोदन पश्चात समस्त विभागों को दिया जाएगा और समाचार पत्रों में भी इसका प्रकाशन किया जाएगा। सोशल मीडिया का जो प्रभार है और प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया का जो सहयोग है उसका भी भरपूर सहयोग लिया जाएगा, ताकि आम जन तक मतदाता जागरूकता संबंधी संदेश भिजवाया जा सके और आगामी चुनावों में मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जा सके। आज क्या रहा? स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत आज सभी विभागों को यहाँ बुलाया गया और श्रीमान एडीएम महोदय की अध्यक्षता के अंदर बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वीप के अंतर्गत वोटों को बढ़ाने के लिए रक्तदान कैंप, फादर्स डे और योग दिवस के बारे में जानकारी दी गई। जो रक्तदान कैंप है वो कल 14 जून 2023 को मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी की देखरेख में होगा, जिसमें अस्पताल जिले के सीएचसी रक्तदान शिविर का आयोजन करना, मतदान की शपथ दिलवाई जाएगी। इसके बाद में 18 जून को फादर्स डे के अवसर पर जिला, ब्लॉक, बूथ स्तर समस्त राज्य के विभागों, ग्राम पंचायतों, वर्क प्लेस में अवगत करवाया एवं विभागों को मतदाता सूची में पंजीकरण तथा मतदान हेतु जागरूक कर मतदान की शपथ दिलवाई जाएगी।
उसके बाद में 21 जून को योग दिवस है। ये विश्व योग दिवस पर जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में समन्वय कर मतदान की शपथ दिलवाई जाएगी। कम्युनिटी रेडियो में मतदान जागरूकता संदेश का पठन किया जाएगा। यह हेल्थ डिपार्टमेंट की समिति से अधिक मतदाताओं को मोटिवेट कर किया जाएगा। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को टाउन के जिला अस्पताल के ब्लड सेंटर में स्वैच्छिक रक्तदान, थैलेसीमिया एवं हीमोफीलिया की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश पोटलिया, डॉक्टर वेदपाल बिजानिया, डॉक्टर राजेश कटेवा ने शिरकत की। कार्यशाला में रक्तदान शिविर आयोजित करने वाली क्षेत्र की संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ समय समय पर रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए पीएमओ डॉक्टर मुकेश पोटलिया ने कहा कि रक्तदान शिविर आयोजित करने वाले क्षेत्र की संस्थाओं का पूरे साल सहयोग रहता है। उनके इसी सहयोग के कारण जिला अस्पताल का ब्लड सेंटर बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है। यह समाज सेवा का बहुत बड़ा कार्य है। आप भी लगाते हैं, पर जब भी किसी भी संस्थान को या किसी भी संस्था को या किसी व्यक्ति को कैंप लगाना हो तो आप सीधी सूचनाएं इंचार्ज राजेंद्र स्वामी जी के या मैडम के व्हाट्सएप पे एक लेटर व्हाट्सएप कर दीजिए। नीचे खुद की संस्था का नाम या मोबाइल नंबर लिखे होना चाहिए ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। और ये लेटर हमें 7 दिन पहले मिल जाए तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि हमें आगे से एडीसी साहब से परमिशन लेनी पड़ती है, उसमें हमें समय लगता है। बीच में अगर छुट्टियाँ आ जाती है तो एकदम फिर दबाव बनता है। कई बार 2 कैंप या 3 कैंप एक साथ आ जाते हैं, किसी की पुण्यतिथि आ गई, अन्य कोई घटनाएँ आ गई, तो जल्द से जल्द आप प्लान करते हो जिस हिसाब से कैंप का, उसी दिन हमें लेटर चाहे आप व्हाट्सएप पे भेज दो, चाहे हमारी ईमेल आईडी पे भिजवा दो, ताकि हम उसकी जल्द से जल्द परमिशन जारी कर सकें। और आपका हमेशा पूरे साल, पूरे दिन और 24 घंटे आपका हमेशा सहयोग बना रहता है। और इस वजह से ये ब्लड सेंटर है जो जिला चिकित्सालय का अच्छे से कार्य कर रहा है, इसके लिए उन्हें आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। डॉक्टर राजेश कटेवा ने भी कहा कि रक्तदाताओं का सहयोग हमेशा मिला। जब भी उन्होंने आवश्यकता होने पर किसी रक्तदाता को फोन किया तो उन्होंने कभी भी ब्लड बैंक में रक्त की कमी नहीं आनी थी। उम्मीद है कि रक्तदाता भविष्य में भी इसी तरह सहयोग देते रहेंगे। ब्लड डोनेशन वाली जितनी भी संस्थाएं हैं उनके हम बहुत ही आभारी हैं। मैं पिछले यहाँ 10 साल तक इस ब्लड बैंक का इंचार्ज रहा, लेकिन हमने कभी भी किसी भी डोनर को कभी भी इमरजेंसी के अंदर अगर कॉल किया ना तो हमें उसने कभी मना नहीं किया। मतलब कभी ब्लड की शॉर्टेज यहाँ पे नहीं। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आगे भी इसी तरह का सहयोग जो है वो चलता रहेगा और लोगों को इस तरह का फायदा मिलता है। डॉक्टर वेद बिजानिया ने रक्त के लिए आने वाले थैलेसीमिया पीड़ितों के परिजनों से आह्वान किया कि वे अपने साथ मरीज की डायरी अवश्य लेकर आएं ताकि उसमें एंट्री की जा सके। डायरी में एंट्री होने से रक्त चढ़ाने आदि की जानकारी रहती है। अभी जैसे कंपोनेंट मिलने लग गया है तो उससे मरीजों को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। और थैलेसीमिया का रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारे वार्ड में होता है, किसी वक्त आके आप करवा सकते हैं। मेरा थोड़ा सा निवेदन जो उनके अभिभावक है उनसे ये है कि एक डायरी होती है थैलेसीमिया पेशेंट के पास, वो डायरी साथ जरूर लाए और डायरी में एंट्री करा के जाए। जनरली क्या होता है, ब्लड लगाया, कैनुला निकला कर अपने घर चले गए, डायरी में एंट्री नहीं होती, कब लगा ब्लड, कितना लगा, और उसके बाद में अब क्या पोस्ट ट्रांसफ्यूजन ब्लड लगने के बाद हीमोग्लोबिन कितना है ये भी हमें रिकॉर्ड में रखना होता है। तो वो भी एक बारी करवा के डायरी में एंट्री करा के जाए ताकि जब दूसरी बार आए तो उसमें दिक्कतें नहीं और एक रिकॉर्ड भी रहे। क्योंकि ब्लड लगाना, बार बार ब्लड लगाना इसका कोई समाधान नहीं है। अपने सही तरीके से ब्लड लगाएंगे तो चलता रहता है। और चिलेटिंग एजेंट भी है, वो सारे आजकल मिलते हैं, जो भी हैं सब मिलते हैं। हीमोफीलिया के लिए हमारी सारी सुविधा है, फैक्टर 8, फैक्टर 9 सारी सुविधा है। तो वो आप कैजुअलिटी में आके कभी लगा सकते हैं। कोशिश यही करें कि अभी हॉस्पिटल टाइम में आए।
ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर राजविंद्र गौड़ ने कहा कि रक्तदान के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं ने एक आवास पर जिला चिकित्सालय के ब्लड सेंटर में रक्तदान शिविर आयोजित किए। इस कारण ब्लड सेंटर में कभी भी रक्त की कमी महसूस नहीं हुई। उन्होंने संस्थाओं के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि भविष्य में कोई भी संस्था रक्तदान शिविर आयोजित करवाती है तो वे रक्तदाताओं को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच रक्तदान करने के लिए बुलाने का प्रयास करें। इसके बाद दान किए जाने वाले रक्त उतना काम नहीं आ पाता जितना इससे पहले दान किया गया रक्त आता है। कार्यशाला में मदन लाल नायक, वीपी बरोड़ आदि भी मौजूद रहे। आज 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में एक थैलेसीमिया, स्वैच्छिक रक्तदान एवं हीमोफीलिया की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था और सारी जितनी भी कैंप लगाने वाली संस्थाएं हैं उनको भी आमंत्रित किया गया था और डोनर जो सर्वाधिक ब्लड देने वाले डोनर हैं, वॉलंटरी ब्लड देते हैं जो, वो सभी आमंत्रित किए गए थे। तो इस तरह से कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। रंजीतपुरा से और जी मैं छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और अब तक मैं 56 बार ब्लड डोनेशन कर चुका हूं और इसके साथ साथ हमारी एक संस्था भी है दात्री फाउंडेशन जो कि ब्लड कैंसर, थैलीसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया जैसे पीड़ितों को जीवन दान दिलवाने का काम करती है। जैसे अपना ब्लड ग्रुप होता है वैसे अपना बॉडी का भी ग्रुप होता है जिसको हम HLA बोलते हैं। हम HLA की जांच के सैंपल लेते हैं 18 साल से 50 साल के बीच के। और मैंने कम से कम 45-46 बार ब्लड डोनेशन किया है और आज से लगभग समझो आप 14 से 15 साल से मैं लगातार ये प्रयास कर रहा हूँ कि मेरा रक्त किसी के मानव के काम में आए और उनका जीवन बचे, ऐसी हम सोच रखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का तहसील कार्यकर्ता सम्मेलन मंगलवार को जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में आयोजित हुआ। सम्मेलन में राज्य पर्यवेक्षक और माकपा राज्य सचिव मंडल सदस्य रामेश्वर वर्मा, जिला सचिव रघुवीर वर्मा, जगजीत सिंह आदि मौजूद रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन में आगामी विधानसभा चुनाव में माकपा की तरफ से वर्मा को प्रत्याशी बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। सम्मेलन में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से माकपा की तरफ से हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से रघुवीर वर्मा को प्रत्याशी बनाए जाने पर सहमति प्रदान की। कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा की गई। इस प्रदेश में आए और इस समाज के अंदर आए, जिस बदलाव की लड़ाई को, जिस बदलाव की विचारधारा को कार्ल मार्क्स ने रखा, जिसको आगे स्टालिन, लेनिन लेके आए हैं और अपने क्षेत्र में कॉमरेड शौकत सिंह हेतराम बेनीवाल और आज हम उस दौर में आए हैं। चुनाव हमारा यही है, यही लोकतंत्र की भूमिका है कि हमारा संघर्ष बोलता है, हम नहीं बोलते हैं। हमारे बोलने वाले साथियों ने जो संघर्ष किए हैं वो उनके बारे में बताया कि हम नहीं, हमारा संघर्ष बोलता है कि इस क्षेत्र के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने जन आंदोलनों का नेतृत्व किया है और किस तरह से यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को, जब दोनों पार्टियों के नेता, दोनों पार्टियां चुप्पी साधे बैठे थे, जब ये लाल झंडे के लोग खड़े हुए थे। असल में अभी नवंबर और दिसंबर में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही चुनाव की कमर कस रही हैं। अपना जो कुनबा पूरे 5 साल तक बिखरा हुआ था उसको दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुनबा भी इकट्ठा होगा, चुनाव भी है, बीजेपी कांग्रेस में सरकार भी बन जाएगी। पर असल सवाल क्या है कि इन 5 सालों में हनुमानगढ़ की जनता के साथ क्या हुआ है। इन 5 सालों के दौरान जो घोषणाएं की वो अमल में नहीं आई। हमारा सबसे बड़ा एक मुद्दा था जो शहर का बहुत बड़ा मुद्दा है, स्पिनिंग व्हील, जिसके करोड़ों रुपए हनुमानगढ़ के मार्केट में आते थे, जिससे तमाम लोगों को फ़ायदा होता था, हज़ारों परिवारों को वहाँ रोज़गार मिलता था। वो भारतीय जनता पार्टी ने बंद किया, कांग्रेस ने चालू नहीं की। चालू करने की घोषणा की, चालू नहीं किया, क्योंकि अगर उनकी नीयत साफ होती तो अब तक वो अमल में आ सकती थी। पर वो जो है
किस्तों दर किस्तों, तारीख दर तारीख आगे देते जा रहे हैं, पर न्याय होगा ऐसी कम से कम हमें उम्मीद नहीं है। वो मिल भी नहीं चाहिए। उसके साथ साथ एक सीवेज का प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है, जिसके अंदर से हनुमानगढ़ जंक्शन ऑफ टाउन का है, उसमें करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए और अभी उसकी हालत यही है। एक पुल है जो सतीपुरा के पास है, अब समझ में नहीं आया कि वो किस कारण से इतना लंबा, उसकी भी जो है तारीखें दर तारीखें देते जा रहे हैं। जो 1 रुपये में तैयार होने वाली चीज़ थी, आज उसके 1.5 और पौने 2 रुपये भाव आ गए। वादी का तहसील का कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे राज्य के प्रवेशक और माकपा राज्य सचिव मंडल के साथी रामेश्वर जी वर्मा, हमारे माकपा के जिला सचिव साथी रघुवीर जी वर्मा मौजूद हैं, साथी जगजीत सिंह जी जग्गी। और इस कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाने का मुख्य जो हमारा उद्देश्य था कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भी चुनाव लड़ेगी। जैसा कि हमारे यहाँ परंपरा है कि हमारे कोई आला कमान से टिकट नहीं आती, हमारे यहाँ पार्टी कैडर को टिकट दिया जाता है। और पार्टी ने, तहसील कमेटी ने तय करके आज अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में उस प्रस्ताव को रखा है और पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से चुनाव में कॉमरेड रघुवीर वर्मा को इस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के तौर पर अपनी सहमति प्रदान की है। इसी के साथ माकपा अपने पूरे 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर जो जनता के संघर्ष थे, चाहे वो पानी का आंदोलन था, चाहे वो ऐतिहासिक किसान आंदोलन था, चाहे उसके बाद में जोड़ने की जो सरकारी खरीद जो 17 साल बाद हनुमानगढ़ में हुई, पुलिस के लाठीचार्ज के बाद उसी तरह सरकारी खरीद, तमाम जो जनता के मुद्दे थे, उसी के साथ अभी हाल ही में एक मुद्दा भूमिहीनों को ज़मीन देने का जो मुद्दा है, उसको लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एक कार्यकर्ता लगातार अपने संघर्षों में रहा है। उसी संघर्षों के आधार पर हम जनता के बीच अपनी बात को लेकर जाएंगे। चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या करने के मामले में जंक्शन पुलिस ने मंगलवार को टाउन के जिला अस्पताल के मॉर्चरी कक्ष में रखा मृतका का शव पोस्टमार्टम करवा परिजनों की सुपुर्द कर दिया। इस संबंध में सोमवार देर रात्रि को जंक्शन पुलिस थाना में मृतका के पुत्र की रिपोर्ट पर हत्या के आरोप में उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार इशाक अली पुत्र कासम अली निवासी वार्ड 5 नई खुंजा ने सोमवार को किसी बात को लेकर पत्नी खैरा बानो पर चाकू से हमला कर दिया। उस पर करीब 3 से 4 बार चाकू से वार किए गए। इसके बाद आरोपी फरार हो गया। आसपास के लोगों की सूचना पर पुलिस व एम्बुलेंस 108 पहुंची। ईएमटी व पायलट ने घायल महिला को प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। इस संबंध में मृतका के पुत्र रियासत अली के रिपोर्ट पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। मामले की जांच थाना प्रभारी नरेश गैरा कर रहे हैं। उनके अनुसार अभी तक की जांच में घरेलू कलह के चलते वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई है। हालांकि अनुसंधान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वारदात के सही कारण क्या रहे। कल शाम नई खुंजा से पति द्वारा पत्नी को चाकू मारकर घायल करने की सूचना मिली थी, जिसकी बाद में जो दौरान इलाज हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई और उसके बेटे द्वारा 302 आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज करवाया गया है। और उसमें आज सुबह मृतका की लाश का पोस्टमार्टम करवा करके लाश वारिसान को सुपुर्द कर दी गई है और आगे अनुसंधान जारी है। इसमें कोई नामजद मुकदमा दर्ज किया गया? हाँ, नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। इशाक अली सन ऑफ कासम अली मुसलमान है, जो इसका जो पति है उसी पे मुकदमा दर्ज किया गया। कारण कोई बताया सर? कोई घरेलू कलह के चलते ही हुआ है। बाकी अनुसंधान से स्पष्ट हो पाएगा कि एन मौके पर क्या स्थिति रही, वो तफ्तीश से स्पष्ट हो पाएगा। हनुमानगढ़ जिले के नोहर स्थित रामपुरा पट्टी श्री गौशाला में मंगलवार को खान पेट्रोलियम एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया तथा स्थानीय विधायक अमित चाचा ने मंगलवार को 1.57 करोड़ की लागत से बनी नंदीशाला का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उनके साथ पंचायत समिति प्रधान सोहन डील, नगर पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया, पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक लाल सिंह, गौशाला कमेटी के चेयरमैन बाबूलाल चाचान, राजकुमार रानियावाले इत्यादि उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलन के पश्चात श्री गौशाला में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टर राकेश गांधी, डॉक्टर रामकिशन, जिला पशुपालन अधिकारी डॉक्टर ओपी किलानिया, डॉक्टर गौरव शर्मा इत्यादि को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए सम्मानित किया गया। श्री गौशाला के चेयरमैन बाबूलाल चाचान ने विस्तार से गौशाला के इतिहास के बारे में बताते हुए कहा कि श्री गौशाला 117 सालों से संचालित है, जिसकी आधारशिला 1908 में बीकानेर महाराज गंगा सिंह ने 10 बीघा भूमि दान कर रखी थी। वर्तमान में श्री गौशाला के पास
1915 बीघा भूमि बीहड़ रूप में है, जिसमें से 900 बीघा भूमि गोवंश के चरने के लिए सुरक्षित है। इस गौशाला में 3000 गोवंश, 250 नंदियों की सेवा की जा रही है, जिसमें 625 किलोग्राम से अधिक शुद्ध दूध शहरवासियों तक पहुंचा रहे हैं। खान पेट्रोलियम एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि वह खुद गोसेवक हैं तथा वह गोपालन में आ रही समस्याओं को समझते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में गौशाला संचालकों के सुझाव के आधार पर अनुदान की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। जहां पहले पंजीयन के लिए 200 पशु तथा 2 साल गौशाला संचालन अनुभव आवश्यक था, वहीं इस प्रक्रिया को आसान करते हुए 100 पशु और 1 साल की समय सीमा निर्धारित की गई है। छोटे पशुओं के लिए जो अनुदान 16 रुपए था, उसे बढ़ाकर 20 रुपए किया गया है। बड़े पशुओं के लिए अनुदान पहले 32 रुपए था, उसे बढ़ाकर 40 रुपए किया गया है। अब बीमार गोवंश और नंदी गोवंश के लिए अनुदान 12 माह के लिए दिया जा रहा है। आवारा नंदियों की समस्या को देखते हुए पंचायत स्तरीय नंदीशाला योजना की घोषणा की गई और इसे क्रियान्वित करते हुए पंचायत समिति स्तर पर नंदीशालाओं का संचालन किया जा रहा है। पशु पालकों को संबल प्रदान करते हुए दूध उत्पादन पर जहां पहले 2 रुपए अनुदान था, उसे बढ़ाकर अब 5 रुपए किया गया है, जिस पर प्रदेश भर में 400 करोड़ से ऊपर की संबल राशि प्रदान की जा चुकी है। रूप देने के लिए आप आगे आए और तय सीमा के अंतर्गत ही आपने इस नंदीशाला का निर्माण करवाया। हालांकि इसके निर्माण की बजट की 1 करोड़ 57 लाख रुपए थी, जिसमें 90% राज्य सरकार में 10% गौशाला, लेकिन इस श्री गौशाला लाहौर ने इससे ज्यादा अधिक स्वयं का यहाँ खर्चा किया है, जिससे कि हम देख रहे हैं कि आज इस नंदीशाला का जो शानदार भव्य रूप देख रहे हैं। इसके लिए मैं गौशाला अध्यक्ष बाबूलाल जी चाचान, राजकुमार रानियावाड़ा जी, आनंद जी कंबोई और तमाम पदाधिकारियों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने एक शानदार नंदीशाला का यहाँ निर्माण करवाया, जिससे कि हम सबके द्वारा यहाँ आज इसका लोकार्पण किया जा रहा है। प्रमोद जैन भाया जी के बारे में जितना बताया जाए सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। जिस तरह से प्रधान जी ने, पूर्व वक्ताओं ने बताया कि किस तरह से प्रमोद जैन भाया जी एक राजनेता ही नहीं बल्कि बहुत बड़े गो भक्त है, बहुत बड़े समाज सेवी हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि जब मैं मंत्री बना तो मुझे मुख्यमंत्री जी ने माइनिंग और के साथ साथ मुझे गोपालन का जिम्मा भी दिया, क्योंकि इस क्षेत्र से मैं पहले से जुड़ा हुआ था। पहली गौशाला 2000 में जालेड़ा में शुरू की, फिर 2013 में दूसरी गौशाला शुरू की। मुझे मैंने राजस्थान के इतिहास में पहली बार गौ पालन विभाग के माध्यम से गौरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जयपुर में, मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में। उसमें तमाम राजस्थान के सभी गौशालाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। लगभग 6-7 हज़ार प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उसमें मुख्यमंत्री जी ने उनसे यही जानना चाहा कि भाई हमारी जो धार्मिक भावना है कि गौ माता में सभी देव देवताओं का वास है और साथ ही शिवालय में हम नंदी की पूजा करते हैं, लेकिन जो असली नंदी के जो हालात हैं, गौ माता के जो हालात हैं, वो आपसे हमसे छुपे नहीं है और इन हालातों को देखकर मैं काफ़ी चिंतित हूँ। तो आप इससे जुड़े हुए हैं, आप हमें मार्गदर्शन दें कि हम इन हालातों को कैसे अच्छा कर सकते। जंक्शन में श्रीगंगानगर रेलवे फाटक पर डबल बॉक्स आरयूबी की सौगात मिलने के बाद अब जल्द ही सूरतगढ़ रेलवे फाटक पर भी डबल बॉक्स आरयूबी का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से बाकायदा निविदा जारी कर दी गई है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की माने तो 1 माह में अंडरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। सूरतगढ़ रेलवे फाटक पर अंडरब्रिज का निर्माण होने से फाटक बंद के दौरान होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल अग्रवाल ने बताया कि हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ रोड पर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ रेलवे सेक्शन पर फाटक संख्या 189 के स्थान पर डबल बॉक्स आरयूबी के लिए 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति इस बजट में मुख्यमंत्री की ओर से जारी की गई थी। इसके तहत निविदा प्रक्रिया प्रगतिरत है। 6 जून को निविदाएं खोल दी गई हैं। वर्तमान में तकनीकी मूल्यांकन जारी है। मंगलवार को इसकी फाइनेंशियल बिड खुली। इसके पश्चात टेंडर स्वीकृति के लिए भेजे जाएंगे। टेंडर स्वीकृति के उपरांत कार्यादेश जारी कर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। कार्य की जीएडी पहले ही रेलवे को भिजवा दी गई है। जीएडी की स्वीकृति भी रेलवे से प्राप्त हो चुकी है। उम्मीद है कि करीब 1 माह में डबल बॉक्स आरयूबी का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ये हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ सड़क जो स्टेट हाईवे श्रेणी की सड़क है, उस पर श्री गंगानगर हनुमानगढ़ रेलवे सेक्शन के ऊपर
फाटक संख्या 179 के स्थान पर डबल बॉक्स आरयूबी के लिए 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति इस वर्तमान बजट घोषणा के तहत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जारी की गई है। उसके तहत जो निविदा प्रक्रिया है वो हमारी प्रगतिरत है और निविदाएं इसकी 6 तारीख को खोल दी गई हैं। वर्तमान में तकनीकी मूल्यांकन उसका जारी है और आज इसकी फाइनेंशियल बिड जो है खुलनी है। इसके पश्चात टेंडर पर स्वीकृति के लिए जाएंगे और टेंडर स्वीकृति के उपरांत इसके कार्यादेश जारी करके कार्य प्रारंभ हो सकेगा। उक्त कार्य की जीएडी पूर्व में ही रेलवे को भिजवा दी गई थी और जीएडी की स्वीकृति भी रेलवे से प्राप्त हो चुकी है। तो शीघ्र ही ये कार्य जो है लगभग 1 माह के अंदर कार्य प्रारंभ होने की आशा है। एक्सीएन अनिल अग्रवाल ने बताया कि सूरतगढ़ फाटक पर बनने वाले डबल बॉक्स आरयूबी में 15-15 यानी कुल 30 बॉक्स लगाए जाएंगे ताकि भविष्य में 2 रेलवे ट्रैक बनाए जाने की स्थिति में किसी तरह की तोड़फोड़ या कोई और परिवर्तन नहीं करना पड़े। बॉक्स का साइज 5 मीटर गुणा 4.65 का रहेगा। दोनों साइड में अप्रोच रहेगी। आरयूबी के दोनों तरफ 5-5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। पूरा आरयूबी शेड से कवर किया जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनाया जाएगा। सूरतगढ़ फाटक के दोनों तरफ सर्विस रोड बनेगी। वहीं हनुमानगढ़ की तरफ एक तरफ सर्विस रोड बनाई जाएगी क्योंकि एक तरफ दुकानें हैं, दूसरी तरफ पार्क बना हुआ है। इस जगह सर्विस रोड की आवश्यकता नहीं है। इस आरयूबी की हनुमानगढ़ की तरफ की अप्रोच करीब 140 मीटर लंबाई की होगी। फाटक से पूर्व बने मोड़ पर आरयूबी समाप्त हो जाएगा। इससे दोनों साइड की सड़कें चालू रहेंगी और लोगों के आवागमन में दुविधा नहीं होगी। वहीं जेल की तरफ 190 बाई 195 मीटर तक आरयूबी बनेगा जो जेल के गेट से पहले समाप्त हो जाएगा। एक्सीएन अग्रवाल ने कहा कि आरयूबी निर्माण के लिए कोई ज्यादा बड़े अतिक्रमण नहीं है, फिर भी कार्यादेश के बाद दोबारा सर्वे करवाया जाएगा। बिजली पानी की लाइनें व नाली पीछे की जाएगी। अतिक्रमण में आने वाले छज्जे और चबूतरे आदि हटाए जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से डबल बॉक्स जो है वो 15-15, 30 बॉक्स लगाए जाएंगे ताकि भविष्य में 2 रेलवे ट्रैक जो है यदि और भी बनाती है रेलवे तो इसके अंदर किसी प्रकार के तोड़फोड़ या किसी प्रकार का आवर्तन परिवर्तन नहीं करना पड़े। बॉक्स का साइज इसमें 5 मीटर बाई 4.65 का रहेगा और इसके अंदर दोनों साइड में अप्रोच रहेगी। अप्रोच के अलावा जो हाउसिंग बोर्ड साइड है उसके अंदर हाउसिंग बोर्ड से खुंजा की तरफ जाने के लिए जो एक रास्ता है वहाँ पर हम 15 मीटर का कास्ट इन सीटू बॉक्स बनाएंगे, जैसा कि हमने गवर्नर फाटक में पहले बनाया था, ताकि वो रास्ता बंद नहीं हो और लोगों को सीधा सर्विस रोड पे आने के लिए हाउसिंग बोर्ड से एक सुविधा उसमें उपलब्ध रहेगी। उसके अंदर दोनों तरफ 5.5 मीटर चौड़ी सर्विस सड़क बनाई जाएगी। पूरा आरयूबी जो है इसे शेड से कवर किया जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनाया जाएगा। जो संभावना है अतिक्रमण वगैरह चिन्हित किया है। अतिक्रमण अभी इसकी मार्किंग कराएंगे कि टीएस सर्वे दोबारा करा के वर्क ऑर्डर हो जाए उसके बाद करवाएंगे। तो अतिक्रमण यदि कोई ज़्यादा बड़े अतिक्रमण तो नहीं है, लेकिन बिजली पानी की लाइनें जो पीछे की जाएंगी, नाली जो पीछे की जाएगी, उसमें कुछ लोगों के छज्जे और चबूतरे बना करके यदि किसी ने कोई अतिक्रमण किया हुआ है तो उसे चिन्हित करके निश्चित रूप से हटाया जाएगा। तो कब तक मानिए शुरुआत हो जाएगी सर? निविदा स्वीकृति के ऊपर है। देखिए शीघ्र जैसी निविदा स्वीकृति होती है कार्यादेश जारी करके शीघ्र कार्य प्रारंभ करवाएंगे। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc बीएड व BA बीएड की सुविधा।
अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है और कॉलेज का विशाल कैंपस जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। सीसीटीवी व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। डीईओ के आदेश के बावजूद बंद पड़ा पोर्टल खुलकर बच्चों के टीसी काटने के मामले की जांच करवा स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर एक व्यक्ति ने सोमवार को कलेक्टर रुक्मणी रियाल को ज्ञापन सौंपा। जगदीश पुत्र डूंगरराम मेघवाल निवासी रोडावाली ने बताया कि कोरोना काल के समय गांव रोडावाली के बाल भारती शिक्षा माध्यमिक विद्यालय के व्यवस्थापक की ओर से अपने पद का दुरुपयोग कर उसके 5 बच्चों की टीसी काटी गई थी। सिर्फ टीसी ही नहीं काटी गई बल्कि दस्तावेज गायब कर उसके बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ भी किया गया। उन्होंने कलेक्टर से इस मामले की नए सिरे से जांच करवा संस्था संचालक के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की। कोरोना काल के अंदर मेरे 5 बच्चों की टीसी काटी गई थी, जो कलेक्टर महोदय से हमने मिलकर जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट जांच के लिए भेजी गई। उन्होंने कार्रवाई करते हुए स्कूल का पोर्टल बंद और माली जरत के ऑर्डर दिए थे, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए हम दोबारा कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए दोबारा आए हैं यहाँ। बाल भारती शिक्षा समिति रोडावाली कार्रवाई पता नहीं, डीओ साहब से मिलते हैं तो वो कह रहे ये तो मामला सलट गया। अभी तक कोई मामला कुछ नहीं सलटा। उसी पोर्टल से दोबारा टीसी काटी गई। एक बार कोरोना काल के अंदर काटी गई, उस पे पोर्टल को दोबारा खोल कर दोबारा टीसी काटी गई। एक बच्चे की 2 बार टीसी कैसे कट सकती है? इस पर हमने कलेक्टर को भी ये लेटर लिखा है कि वो जल्दी से जल्दी इसकी जाँच करवाए। मेरे 2 बच्चों का 1-1 साल मारा गया, साहिल और राहुल, जो इस वक्त 10वीं होना था वो 8वीं की परीक्षा दी है। कलेक्टर साहब से उचित कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। घर में घुसकर मारपीट करने, गालियां निकालने में ईंटें बरसाने का आरोप लगाते हुए एक महिला ने मंगलवार को टाउन पुलिस थाना में परिवार सौंपकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। रजनी पत्नी विश्वजीत धानका निवासी मुखर्जी कॉलोनी टाउन ने बताया कि वह मजदूरी पेशा है। रजनी के अनुसार उसने पूर्व में इन लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत थाना में की थी। रजनी ने इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मैं बाहर बैठी थी साहब, खाना खा रही थी। इतने में 30 लड़के आए, 15-30 ही थे, मान लो 20-30। तो मैंने पूछा क्या बात होगी? इनका आपके लड़के को निकालो बाहर। मैं क्या कोई बात है कि क्या बात है? उनका वो वीडियो चढ़ाता है इसके। तो मैं उसमें तो कोई बात ही कौन नहीं, आप भी तो हंसते ही होगे। फिर इतनी देर में गाड़ी निकाली, डंडे ले रखे थे, खोरे ले रखे थे और लात मारी पैर पे माचा पे और गाड़ी निकाल के चल गए। जितनी देर में पड़ोसी आए, मेरे पड़ोसी बाहर ही बैठे थे। बस इतनी बात। चिट्टे वाइट कलर के डाठी लगा रखे थे जी, हाँ जी, और हाथ में डंडे थे। और 2-3 जनों को मैं पहचानती हूँ, जिसने नहीं लगा रखे थे उसका मैंने नाम लिखवा रखा है। घर के गेट के आगे मारे थे, गेट के आगे बैठी थी मैं। मेरे 5 साल की पोती थी, खाना खा रही थी मेरे साथ और मैं बैठी थी।
बस 2 ही जने थे हम, और कोई नहीं। पुलिस को तो यही कहना चाहिए भी कार्रवाई करो, जो लड़ाई थी पहले मिट गई, सो हो गया, तब भी उसको क्या मतलब उनको आने का। बस इतनी बात है, इसकी कार्रवाई करो। आप बेजाता में लड़ाई को मना करो, उसको बोलो भाई आप जो भी है फैसला कर दो। हो सकता मेरे को खतरा है, हो सकता वो तो अभी भी उठ के चले गए, उनके बाद में देख लेंगे इनको। हाँ, उनके बाद में देखेंगे इनको। बस यही बोला था। जब वो मोटरसाइकिल लेके घूमते थे रात के 12 बजे तक 11 बजे तक, कोई पता नहीं उनको। हम यहाँ आए एप्लीकेशन लिखाने, वो हमारे गली के चक्कर लगा रहे थे। बस स्नातक प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग के संबंध में एसएफआई तहसील कमेटी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से आयुक्तालय को चिट्ठी भेजी। इस मौके पर छात्र प्रतिनिधि यश चिलाना ने कहा कि पिछले 2-3 वर्ष से कोरोना काल की वजह से स्नातक प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया देरी से शुरू हो रही है। इससे महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को सत्र की पूरी पढ़ाई का समय नहीं मिल पाता, इससे परीक्षाएं भी प्रभावित होती हैं। आज स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया छात्र संगठन एसएफआई द्वारा राजकीय महाविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया, जो कि आयुक्तालय से भी तिथि आई नहीं है, विद्यार्थी जो 12वीं कक्षा के राजस्थान का सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है, इसलिए विद्यार्थी एडमिशन लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। लेकिन आयुक्तालय अभी भी मीटिंगों में व्यस्त है, जबकि ये काम पहले कर लेना चाहिए था। इसलिए लगातार पिछले 2-3 वर्ष से, जब से कोरोना वायरस आया है, 2-3 वर्ष से पिछले जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं उनका सेशन लेट होता जा रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई पर प्रभाव पड़ता जा रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि जल्द से जल्द विद्यार्थी की मांग को देखते हुए आप एडमिशन प्रक्रिया शुरू कीजिए, ताकि एडमिशन प्रक्रिया के लिए और डॉक्यूमेंट के लिए विद्यार्थी को समय मिल सके। और ज्यादा जानकारी के लिए हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, एसएफआई कार्यालय मिल सकते हैं, कॉलेज में मिल सकते हैं। इसलिए आप सभी और आयुक्तालय से हमारी ये मांग है, जल्द से जल्द ये तिथि घोषित कर प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।